नमस्कार। हम लोग आज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरफ से जो फॉरेन यूनिवर्सिटी रेगुलेशन आया है उस पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मैं राजीव कुमार और साथ में हमारे आभादेव हबीब हैं जो मिरांडा हाउस में फिजिक्स की प्रोफेसर हैं और डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट की सेक्रेटरी भी हैं। तो हम अपनी बात को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस ड्राफ्ट रेगुलेशन में आप किस रूप में इसको इन जनरल देखती हैं? देखिए, ये बहुत अजीब सी बात है क्योंकि 2010 में भी ऐसा पहले कोशिश हो चुका है। ये पहली बार नहीं है कि फ़ॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को बुलाने की कोशिश हो रही है। और 2010 में जब फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन फॉर एंट्री ऑपरेशंस बिल 2010 आया था, तो मुझे साफ याद है कि हम लोगों को भी डूटा से बुलाया गया था स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामेंट में। ऑस्कर फर्नांडिस उसके चेयरपर्सन थे और उस कमेटी ने लगातार मतलब जो उसका रिपोर्ट आया उसने फाइंड किया कि 2-3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से इसको शेल्फ कर देना चाहिए और इसको रोक दिया गया था। पहली बात तो ये कि जब पूछा गया क्या इन यूनिट्स में रिजर्वेशन होगा, तो मिनिस्ट्री का जवाब था कि इन पे वही कानून लागू होंगे जो प्राइवेट में लागू होते हैं और इसलिए इन यूनिवर्सिटीज़ में रिजर्वेशन नहीं होगा। और उसमें और भी सवालों में एक जो देखा गया, जो फीडबैक मिला कि अगर इस तरीके के कैंपस खुलते हैं तो हमारे जो अपने बेहतरीन टीचर्स हैं पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ में, पता चला कि उसी का एक्सोडस हुआ। तो स्टैंडिंग कमेटी ने ये कहा कि हमें उन सारे फील्ड्स में इनवाइट करने की ज़रूरत नहीं जहां हमारा अपना एक्सपर्टीज़ है। तो ये तमाम कारण थे जिसकी वजह से ये शेल्फ हो गया और मैं ये समझती हूँ कि आज इसको वापस लाया जा रहा है। 2010 के तमाम एजुकेशन बिल्स को लेफ़्ट और बीजेपी ने मिलकर पार्लियामेंट में रोका। आज सारे पार्लियामेंट को ही शॉर्ट सर्किट कर दिया गया है। तो दो सरकारों के बीच में जो सबसे बड़ा एक फ़र्क नज़र आ रहा है वो ये कि वहाँ पे कम से कम फीडबैक की स्पेस था, पार्लियामेंट में बहस का स्पेस था और आज वो स्पेस नहीं है। तो इसको हम देख सकते हैं, ये जोड़ना जरूरी है, खास करके बिरला अंबानी रिपोर्ट। बिरला अंबानी को हायर एजुकेशन में क्या होना चाहिए उसके लिए कमेटी बनाई गई थी। पहली बार किसी कैपिटलिस्ट को, इस इजारेदार पूंजी पति को एजुकेशन के लिए किया गया था और वहाँ वो रिकमेंडेशन बहुत साफ था कि दुनिया के तमाम यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ आने के लिए और यहाँ की यूनिवर्सिटी को बाहर जाने के लिए छूट हो, वो मुनाफा कमा सकें। इस फील्ड को खोलने के लिए WTO और गेट्स का जो आज़ादी, इस सब का वहाँ रहा था और उसी के तहत कांग्रेस जो जब आई तो उसने कई सारे 5 बिल हायर एजुकेशन में रिफॉर्म के बिल लाए थे, लेकिन चूंकि उस समय राज्यसभा में और लोकसभा में उस तरह से बहुमत नहीं था इसलिए वो रुक गया। आज अगर हम देखें तो इस सरकार में तमाम, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, एक बहुमत होने के कारण वो बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक के बाद एक जो है तमाम चीज़ें पारित हो रही हैं। हाँ, और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है राजीव इसमें सोचना कि जो चीज़ें बिल के तौर पे आ रही थी आज वो UGC रेगुलेशन के तौर पे आ रही हैं ताकि बहस का कोई स्पेस ही ना बचे। उस समय ये भी बात कही गई थी कि क्या ये यूनिवर्सिटीज़ मुनाफा कमा के बाहर ले जा सकती हैं, तो उन्होंने कहा था क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पब्लिक ये एजुकेशन को पब्लिक गुड की तरह देखता है और मुनाफा कमाना अलाउड नहीं है, इसलिए फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ भी मुनाफा नहीं कमा पाएंगी। और ये जो ये रेगुलेशन आया है और जिसको UGC चेयरपर्सन ने एक तरीके से बहुत पब्लिसिटी के साथ खोला है और उसमें ऐसा बताया गया है कि हमने ये रोड ब्लॉक ख़त्म कर दिया है, एक तरीका बनाया है कि अब यहाँ बाहर की यूनिवर्सिटीज़ आएँ और मुनाफा कमाएँ और ले जाए। तो ये मैं समझती हूँ कि जो एक तरीके से पार्लियामेंट को शॉर्ट सर्किट करके आप एक ऐसी चीज़ लेकर आ रहे हैं। मुझे नहीं मालूम है कि फॉरेन यूनिवर्सिटी सचमुच हमारे देश आना चाहेंगी कि नहीं आना चाहेंगी। ये जो क्वालिटी है वो कहाँ पर कैसे मेंटेन्ड है, वो कैंपस क्यों मशहूर हुआ, वहाँ पे किस तरीके की फैकल्टी है, क्या उसी चीज़ को हम यहाँ रेप्लिकेट कर पाएंगे? क्या हमने तमाम IITs खोले, क्या वो सारे एक तरीके से काम कर पा रहे हैं, या हमने सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो खोली वो सारी एक ही स्तर की बन पाई?
वो क्या चीज़ है जो किसी यूनिवर्सिटी को बढ़ाता है या घटाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। पर एक चीज़ मैं इसमें कहना चाहती हूँ कि ये जो पैरिटी के नाम पे क्या होगा कि अगर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को मुनाफा कमाने की इजाज़त दी, वो आए या ना आए, इसके बूते पे प्राइवेट ये कहना शुरू करेगा कि आप जो स्वायत्ता फॉरेन यूनिवर्सिटी को दे रहे हैं, यहाँ का प्राइवेट ये डिमांड करेगा कि आज आप हमें मुनाफा कमाने दें। और यहीं से एक जो है क्राइसिस शुरू होता है इंडियन पॉपुलेशन के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि अगर प्राइवेट और पब्लिक का गैप भी प्राइवेट ज़्यादा रहने नहीं देता। आप बिल्कुल, आप जो बात कर रही हैं वो एनईपी का हिस्सा है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है उसका वो हिस्सा है, जहां हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एक तरह से ऑटोनॉमी दी गई है। और वो ऑटोनॉमी का मतलब ही है कि वित्तीय स्वायत्तता। वित्तीय स्वायत्तता का मतलब है कि सरकार की ओर से अनुदान नहीं होगा, बल्कि अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आप हेफा से कर्ज ले सकते हैं। तो ये जो मॉडल है, क्या ये मॉडल, मुझे जो लग रहा है कि ये मॉडल एक तरह से एनईपी के तहत जो बीओजी का एक स्ट्रक्चर, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ये ऑटोनोमस बनाना चाहते हैं, उसका एक ब्लूप्रिंट है। इसके साथ ही कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो भारतीय होंगे, उससे यहाँ एक कदम आगे बढ़ के कि वहाँ से वो आए और मुनाफा लेकर जाएं। ये जो छूट, कोई रेगुलेशन नहीं, किसी भी तरह का, चाहे वो क्या सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, क्या सब्जेक्ट चलेगा, कौन से टीचर अपॉइंट होंगे, उनकी क्या सैलरी होगी, स्टूडेंट का फीस क्या होगा, रिजर्वेशन तो साफ साफ कह रहे हैं कि नो रिजर्वेशन लागू नहीं होगा, क्योंकि उनका वही रेगुलेशन होगा जो उस प्राइवेट नहीं, जो जहां फॉरेन यूनिवर्सिटी जिसका जो रेगुलेशन वही वो यहाँ भी। तो कहने का मतलब है कि एक नया ढांचा जो पिछले सत्र में आना था, शीतकालीन सत्र में इन्होंने अनाउंस भी कर दिया था, अखबारों में आ भी गया था कि ये जो मॉडल है बीओजी मॉडल, यूजीसी का को डिसमेंटल करके एक नया मॉडल लाना, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया वाला, वो एक रेगुलेशन के थ्रू उसका एक ब्लूप्रिंट हमारे सामने आ रहा है। लेकिन इसमें एक और चीज़ मैं समझती हूँ कि हमें समझनी चाहिए और सोचनी चाहिए कि यूजीसी अपने मापदंड में इस रेगुलेशन को लाते हुए ये समझ रहा है कि अगर हम वर्ल्ड की पहली 500 यूनिवर्सिटीज़ को इनवाइट करना चाहते हैं तो हमें उनको स्वायत्ता देनी होगी एडमिशन के मामले में, कि उनका एडमिशन की प्रक्रिया क्या हो, सिलेबस वो क्या पढ़ाएं, किस तरीके से मतलब वो अपना कोर्स करिकुलम बनाएं। पर यही स्वायत्ता वो अपनी यूनिवर्सिटीज़ को देने को तैयार नहीं। अभी आपको पता है कि मार्च 2022 से लगातार शोर मचा और किस तरीके से एडमिशन को ही डिरेल कर दिया गया सीयूएट के नाम पे। अभी एमएससी के एडमिशन्स को भी सीयूएट पे लेकर आया जा रहा है, यानी कि जो यूनिवर्सिटीज़ की स्वायत्ता थी अपने एडमिशन प्रक्रिया को करने की या उसमें क्वेश्चन पेपर भी बनाने की, वो अब हमारे पास ऑटोनॉमी नहीं है। और इसी तरीके से आपने देखा कि कैसे 4 साल का कोर्स भी थोप दिया गया, उसमें भी हमारे पास कोई स्वायत्ता नहीं है। ये बहुत शर्म की बात है और एक तरीके से ये डरने वाली बात भी है कि दिल्ली विश्वविद्यालय जो एक बहुत बेहतरीन और बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, 70,000 बच्चा यहाँ एडमिशन लेता है, सिर्फ फर्स्ट ईयर के सिलेबस के बेसिस पे हमारे पास पूरा फ्रेमवर्क भी नहीं है स्टूडेंट को दिखाने का कि 4 साल में वो क्या पढ़ेंगे, किसी कोर्स में वो क्या पढ़ेंगे, सिर्फ फर्स्ट ईयर के सिलेबस के नाम पे उसका हो गया। और अभी 12 दिसंबर को 2022 में यूजीसी ने कहा है नहीं अब ये मॉडल होगा। तो कहाँ तो आप अपनी पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो उसकी ब्रीदिंग स्पेसेस होती हैं, जो ऑटोनॉमी सचमुच यूनिवर्सिटी को चाहिए होती है कि हम करिकुलम बनाएंगे, एक ओनरशिप होता है, हमारा एडमिशन कैसे होगा, उसकी सारी स्वायत्ता लेते चले जा रहे हैं। और वहीं पे एक फाइनेंशियल ऑटोनॉमी का एक इन्होंने निकाला है, बोल रहे हैं कि हीफा से आप ग्रांट्स नहीं मिलेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, आप हीफा से लोन लीजिए। और जैसे तुमने कहा कि फीस बढ़ाकर उसका एक तरीके से कंपनसेट करना होगा, उसको वापस करना होगा, एजेंसीज को, हीफा को वापस करना होगा जो हम लोन लेंगे। बेसिकली पब्लिक और प्राइवेट में फीस का मामले को भी कम करना, गैप को कम करना। नहीं तो एक गरीब जनता के सामने ये सवाल होगा कि जब एक MBBS की डिग्री हमें इतने लाख में मिल रही है तो हम 1 करोड़ क्यों खर्च कर रहे हैं। तो इस गैप को कैसे कम किया जाए, इसको अगर एक तरह से हम समराइज करते हुए बात को रखें तो एक चीज दिखाई दे रही कि एक तरफ तो कहा जा रहा है कि हम
ऑटोनॉमी दे रहे हैं, हर इंस्टीट्यूट ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट होगा। और दूसरी तरफ हमारे सामने बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सेंट्रलाइजेशन जो है, चाहे वो एडमिशन का प्रोसेस हो, चाहे सिलेबस का प्रोसेस हो, चाहे स्ट्रक्चर का प्रोसेस हो, हर लेवल पर एक सेंट्रलाइजेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, इस तरह के जितने यूनिवर्सिटीज थे उन सबको खत्म करके, उनकी ऑटोनॉमी को खत्म करके एक सेंट्रलाइजेशन थोपा जा रहा है। और दूसरी तरफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को एक नया रूप, एक एडमिनिस्ट्रेटिव रूप, यूजीसी को डिसमेंटल करके हेफा आधारित एक सिस्टम बना के और उससे भी आगे बढ़ के कि सबको दरकिनार करने, बहस से किनारे लगाने के लिए फॉरेन यूनिवर्सिटी का एक रेगुलेशन लाना, जिसमें कि हमें पता है कि कितनी अच्छी यूनिवर्सिटियां, क्योंकि यूनिवर्सिटी का जो एक ऑर्गेनिक फॉर्म में वो इवॉल्व होती हैं। ये नहीं होता है कि वो एक दुकान की तरह सजा दिया जाए और उसमें यूनिवर्सिटी ग्रो कर सकता है। तो यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज को एक दुकान लगाने के लिए, जहाँ वो माल को ये बेच सकें, इस तरह का एक झूठा पिक्चर दिखाया जा रहा है। और असल में जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, जो भारत के नॉलेज इकोनॉमी को बढ़ाने वाला था, उस पर हमला किया जा रहा है और उसको नेस्तनाबूद किया जा रहा है। फाइनल प्राइवेटाइजेशन और कमर्शलाइजेशन की ओर धकेलने की कोशिश हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आभा, आपने बहुत अच्छे तरीके से रखा। थैंक यू।